हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बिंडा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस को किस तरह केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में डिस्क्राइब करना होता है और अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, ये समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम केमिकल रिएक्शन को हमारे डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ के साथ में रिलेट करके डिस्कस करें। कैसे? बिकॉज हमारी डेली की लाइफ में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होती है। अगर हम उन एक्टिविटीज़ को केमिकल रिएक्शन से को रिलेट करके यहाँ डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए केमिकल रिएक्शन को समझना और इसे याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ डेली की एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी हम लेते हैं रेस्पिरेशन। हम सब जानते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो रेस्पिरेशन क्या होता है, हमारा सांस अंदर लेना मतलब इनहेल करना और हमारा सांस वापस से बाहर छोड़ना मतलब एक्सहेल करना। बट रेस्पिरेशन जो है सिर्फ इनहेल और एक्सहेल तक ही लिमिटेड है। बिकॉज इनहेल और एक्सहेल तक ही लिमिटेड होता तो रेस्पिरेशन जो है केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल ही नहीं होता। बिकॉज इनहेल करने में और एक्सहेल करने में कहाँ केमिकल रिएक्शन होता है। बट बेसिकली जब हम इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन में, जब हम इनहेल करते हैं तब हम हमारे सराउंडिंग में हमारे चारों तरफ जो एयर है उस एयर को हम इनहेल करते हैं। और ये जो एयर है हमारे चारों तरफ की, ये बेसिकली बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है। इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। सो ये हम जब इनहेल करते हैं तो हम इस पूरे मिक्सचर को इनहेल करते हैं। तो हम जब इस एयर को सांस अंदर लेते टाइम जब हम इनहेल करते हैं तो जब ये सांस हमारे लंग्स पे पहुंचती है तो हमारे लंग्स क्या करते हैं, इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करते हैं और इस एब्सॉर्ब्ड ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिक्स कर देते हैं। और हमारा जो ब्लड है वो लंग्स से इस ऑक्सीजन को लेकर हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। हमारे पूरी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन सारी सेल्स तक ब्लड जो है इस एब्सॉर्ब्ड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और जैसे ही ब्लड के साथ ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी की सारी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाती है तो उन सेल्स में जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज के साथ में ये ऑक्सीजन मिक्स होकर एक केमिकल रिएक्शन करती है। और उस केमिकल रिएक्शन से ये जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज हैं ये उस केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी तो हम हमारी डे टू डे लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लेते हैं। एक्टिविटीज़ कैसे? जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, हम चलते हैं, हम सुनते हैं, हम खाना खाते हैं, तो हमारी जितनी भी डेली की एक्टिविटीज़ हैं हम उन एक्टिविटीज़ में वो एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं। जो वाटर बनता है वो वाटर को भी हमारी बॉडी में ही हम यूज़ कर लेते हैं। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसी काम की नहीं होती। सो ईच एंड एवरी सेल में इस केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट के तौर पे जो एनर्जी और वाटर बनता है वो तो यूज़ आ जाता है। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे ब्लड जो है वापस से सारी सेल से कलेक्ट करता है और लंग्स तक वापस पहुंचाता है, लंग्स तक वापस ट्रांसपोर्ट करता है, जिसे जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम वापस से सांस बाहर छोड़ते हैं तो वापस से बाहर निकाल दिया जाता है। सो बेसिकली रेस्पिरेशन एक इतना बड़ा प्रोसेस होता है, ना कि सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करना। सो यहाँ पे जब ब्लड सेल्स के अंदर ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन करके एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, सो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है। इसी वजह से हम रेस्पिरेशन को केमिकल रिएक्शन के एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। इसके अलावा हम अगर एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जो हमारे घर में काफ़ी बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो है मिल्क का फर्मेंट होना। अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहें तो दूध का फट जाना। हम बहुत ही हमारे डे टू डे लाइफ के रूटीन में होता है कि दूध का फट जाना। बट ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है और इसे पूछा कैसे जाता है कि what happens when milk left at room temperature, left open when milk
लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर इन समर डेज, मतलब गर्मियों के दिनों में अगर दूध को रूम टेम्परेचर पे खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। सो बेसिकली अगर हम एकदम साइंस के लैंग्वेज में बात करें तो क्या होता है कि जैसे ही हम मिल्क को समर्स के टाइम पे, क्योंकि समर्स में क्या होता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से अगर हम मिल्क को खुला छोड़ देते हैं, ओपन रख देते हैं, तो क्या होता है मिल्क अपने सराउंडिंग में जो सब्सटेंसेस जो गैसेस हैं उनके साथ में रिएक्शन करता है और मिल्क के अंदर जो लैक्टोज होता है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो है साइंस का लैंग्वेज, बट ये अगर हम इससे जाएंगे तो हमारे लिए इसे समझना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर हम गर्मियों के दिनों में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे खुला छोड़ दें तो मिल्क जो है अपने सराउंडिंग में जो गैसेस हैं या डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनके साथ में केमिकल रिएक्शन करके फर्मेंट हो जाता है। ठीक है, तो और ये जो फर्मेंटेशन है मिल्क का, इसे हम कहते हैं हमारी सिंपल लैंग्वेज में दूध का फट जाना। सो जब भी हमसे पूछा जाए कि व्हाट हैपन्स व्हेन मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर डेज, मतलब गर्मियों के दिनों में मिल्क को रूम टेम्परेचर पे खुला छोड़ देने पे क्या होता है, तो हमें उसका आंसर क्या देना है कि मिल्क जो है गर्मियों के दिनों में खुला छोड़ने पे अपने सराउंडिंग में जो गैसेस हैं और डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनके साथ में केमिकली रिएक्ट करके फर्मेंट हो जाता है, जिसे हम हमारी सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं दूध का फट जाना। तो ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है जो हम काफ़ी बार ऑब्जर्व करते हैं हमारे घर की एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा एक और जिससे हम हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी बार हम उसे कन्फ्रंट करते हैं, वो है कि हमने देखा होगा कि जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट्स, मतलब लोहे की बनी जो चीज़ें हैं, अगर हम उसे ह्यूमिड टेम्परेचर में, ह्यूमिड मतलब नमी वाले एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, नॉट ह्यूमिड टेम्परेचर, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में अगर हम उन्हें एक्सपोज्ड ही छोड़ दें, मतलब खुला ही छोड़ दें, तो हम उन्हें देखते हैं कि उनके जो अपर सरफेस है उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन जो है एक कोटेशन डिपॉजिट हो जाता है, एक रेडिश ब्राउन लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, वो क्यों डिपॉजिट हो जाती है, ऐसा क्या होता है कि उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कोटेशन आ जाता है, ये भी केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होता है। हमने देखा होगा कि जब भी हम आयरन के किसी भी ऑब्जेक्ट को नया परचेज करके लाते हैं तो वो बहुत ही शाइनी होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसे जस्ट सपोज मॉनसून के टाइम में जब बारिश होती है और जो ह्यूमिडिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है, अगर हम उसे बाहर ऐसे ही एक्सपोज्ड छोड़ दें, बाहर एक्सपोज्ड छोड़ दें, तो क्या होगा कि कुछ दिनों में, ऐसा नहीं तुरंत, कुछ दिनों में ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है और एयर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और वाटर वेपर के साथ में आयरन जो है केमिकली रिएक्ट करता है और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से आयरन के ऊपर एक रस्ट की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, बेसिकली जिसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वो जो रेडिश ब्राउन जो लेयर डिपॉजिट हो जाती है उसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, कि अगर खुले वातावरण में, अगर ओपन एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में अगर हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोज्ड ही छोड़ दें तो वो अपने सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन है, जो वाटर वेपर है, उसके साथ में केमिकली रिएक्ट करके अपने सरफेस के ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर डिपॉजिट कर लेता है। और ये जो रेडिश ब्राउन लेयर डिपॉजिट होती है ये होती है आयरन ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की, बिकॉज जो आयरन है वो अपने सराउंडिंग की ऑक्सीजन के साथ में केमिकली रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसे हम कोरोजन का एग्जाम्पल भी हम लेते हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे कोरोजन के टॉपिक के अंदर। सो ये बेसिक हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ है जिनसे हम केमिकल रिएक्शन को रिलेट कर सकते हैं। बट क्या हमें पहले दिन से ही मालूम था कि ये जो एक्टिविटीज़ है कि रेस्पिरेशन, क्या हमने अंदर झांक के देखा था कि रेस्पिरेशन में ऐसा ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है या आयरन ऐसा ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है? नहीं ना, हमें ये सब तब पता चला जब साइंटिस्ट ने ये सब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किया। तो ये प्रूव कैसे किया, यहाँ पे अभी हमें ये समझना जरूरी है कि ये कैसे कहा कि कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ है, कहीं पे कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित हुआ है, ये हम कैसे कह सकते हैं, ये साइंटिस्ट ने कैसे प्रूव किया। इसके लिए हम यहाँ पे कुछ
केमिकली प्रूव्ड एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो साइंटिस्ट ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम रिबन को हम एक एक्सपेरिमेंट के दौरान हम एक एक्सपेरिमेंट में बर्न करते हैं। जस्ट सपोज हमने एक छोटा सा मैग्नीशियम रिबन लिया जिसे हमने बर्नर की हेल्प से बर्न किया, तो हम ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जैसे ही हमने उस मैग्नीशियम रिबन को बर्नर से बर्न करना स्टार्ट किया, जलाना शुरू किया, वैसे ही मैग्नीशियम रिबन जो है एक वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ में बर्न होता है। मतलब एक सफेद चमकदार फ्लेम के साथ में जलता है और लास्ट में पूरा जलने के बाद में एक वाइट पाउडर में बदल जाता है। बेसिकली अगर हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो एक वाइट, हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बर्न होता है तो वो राख बन जाती है, उसकी एशेज बन जाती है। बट हम यहाँ पे मैग्नीशियम के एक्सपेरिमेंट में ऐसा कहते हैं कि वाइट पाउडर में वो चेंज हो जाता है, वाइट पाउडर उसका बर्न होने के बाद में बन जाता है। सो यहाँ केमिकल रिएक्शन किस तरह परफॉर्म होता है कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न कब होगा, जब वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। हमें ये मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बर्न तभी होता है जब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। सो बर्निंग जो है वो अपने आप में ही एक केमिकल रिएक्शन है। कैसे? मैग्नीशियम रिबन जैसे ही बर्न होगा तो वो केमिकल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ में और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो जब वो वाइट पाउडर में चेंज होता है तो ये जो वाइट पाउडर हमें मैग्नीशियम रिबन के बर्न होने के बाद मिलता है, ये वाइट पाउडर एक्चुअली में मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जो कि मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करने के बाद बनता है। सो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन के साथ में केमिकली रिएक्ट करता है बर्निंग प्रोसेस में, तो क्या होता है, उसका स्टेट चेंज हो गया। ओके, उसका स्टेट चेंज हो गया और उसका कंपोजिशन चेंज हो गया। हमने दो चीजें यहाँ क्या ऑब्जर्व की कि मैग्नीशियम रिबन का स्टेट चेंज हो गया। पहले वो सॉलिड था, अभी वो पाउडर फॉर्म में चेंज हो गया है। ठीक है, उसका कंपोजिशन भी चेंज हो गया है। पहले वो मैग्नीशियम था, सिर्फ मैग्नीशियम था, अभी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। सो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे दो पॉइंट्स यहाँ आ गए। ठीक है, एक तो उसका स्टेट चेंज हो गया, ठीक है, और उसका कंपोजिशन चेंज हो गया। सो यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल केमिकल जो बोलते हैं ना कि साइंस के लैंग्वेज में डेफिनेशन होता है, वो हम क्या यहाँ पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, अगर किसी भी सब्सटेंस की इनिशियल जो आइडेंटिटी है, किसी भी सब्सटेंस का जो इनिशियल नेचर है, अगर उस इनिशियल नेचर और उस इनिशियल आइडेंटिटी में कुछ चेंज हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होती है। कहने का मतलब है कि किसी की पहचान और प्रकृति में अगर कोई परिवर्तन हो जाता है, कोई सब्सटेंस है उसकी पहचान मतलब उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, उसका नेचर चेंज हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, इसके साथ एक और एग्जाम्पल से हम कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पे हम प्रेजेंट करेंगे। ये एग्जाम्पल हम लेंगे, एक बीकर में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। ठीक है, कोई भी एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बट हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। उस बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हम कुछ जिंक के टुकड़े डालते हैं। थोड़े टाइम में हम ऑब्जर्व करेंगे कि जिंक के जो ग्रेन्यूल्स हैं, जो टुकड़े हैं, उनके चारों तरफ कुछ बबल्स बनने लग जाएंगे छोटे छोटे। ठीक है, और वो बबल्स जो हैं फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन से बाहर निकलने लग जाते हैं। ये बबल्स क्यों बनते हैं यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में डालते ही बबल्स जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली जैसे ही हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो जिंक जो है वो HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में केमिकली रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक और पॉइंट आया कि अगर कोई भी दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और उन दोनों के एक दूसरे के साथ मिक्स होने से कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें एक और पॉइंट यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या है कि जैसे ही ये बबल्स बनने के बाद हम वो बीकर को टच करेंगे तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो बीकर का जो सरफेस है वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे
गर्म होने का मतलब है कि हमारे पास में एक और पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है कि गैस इवॉल्व होता है, उसके साथ साथ अगर कोई दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और उनके मिक्स होने की वजह से उनके टेम्परेचर में अगर कोई चेंज आता है, चाहे से उनका टेम्परेचर बढ़े या उनका टेम्परेचर घट जाए, या तो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, तो हम वहां पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास में 4 ऐसे पॉइंट्स हो गए जिनको हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। ये 4 पॉइंट्स कौन से हैं? पहला कि स्टेट चेंज होना, किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होना। स्टेट के अंदर जो हमने आइडेंटिटी और नेचर के बारे में डिस्कस किया था वो दोनों इसके अंदर आ जाते हैं कि अगर किसी भी इनिशियल सब्सटेंस का अगर नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, अगर उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वहां एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो पहला पॉइंट चेंज इन स्टेट या फिर चेंज इन नेचर एंड आइडेंटिटी या फिर कंपोजिशन। अगर हम इसे सिंपली कहें तो चेंज इन नेचर, आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन या फिर चेंज इन स्टेट। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ, वो है किसी भी गैस का इवॉल्व होना, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। कि कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ है। उसके बाद में चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है किसी भी, अगर दो सब्सटेंसेस के एक दूसरे के साथ मिक्स होने पे उनका जो टेम्परेचर है, अगर वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है। सो ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे तो हमने शुरू में जो हमारे डे टू डे लाइफ से तो रिलेट तो कर लिया, बट ये हमें पहले दिन से थोड़ी मालूम था कि वो केमिकल रिएक्शंस के ही एग्जाम्पल्स हैं। ये तो हमें बाद में मालूम हुआ जब साइंटिस्ट ने उन्हें लैब्स में केमिकली प्रूव किया। सो बेसिकली ये कुछ ऐसे बेसिक एग्जाम्पल्स से साइंटिस्ट ने हमारे सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स प्रेजेंट किए जिनको हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे चारों तरफ कहाँ कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। अगर कोई सब्सटेंस है, उसकी आइडेंटिटी और उसका नेचर चेंज हो रहा है, उसका कंपोजिशन चेंज हो रहा है, तो हमें पता चल जाता है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर कोई सब्सटेंस से दो सब्सटेंसेस के मिलने से कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है तो केमिकल चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कोई वहां पे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। सो ये कुछ बेसिक हमारे पास में पॉइंट्स हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है।